हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम बात करेंगे एसएलआर एंड सीआरआर के बारे में। ओके, सो एसएलआर और सीआरआर देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिजर्व रेशियो। क्योंकि रिजर्व रेशियो को ही ऐसे दो पार्ट में भाग किया जाता है, एक होता है एसएलआर और दूसरा होता है सीआरआर, राइट। तो अब रिजर्व रेशियो चीज़ है क्या, वो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर हमको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व क्या है? रिजर्व है कि एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट है। ओके, रिजर्व मीन्स ए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, जो कि क्या है कि बैंक के पास होता है, रिजर्व रखा जाता है उसको, और उसको क्या किया जाता है कि लैंडिंग में दिया नहीं जाता है। मतलब आप उसको लैंडिंग में, मतलब आप उसको लोन के हिसाब से नहीं दे सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि समझो एक बैंक है, ठीक है। अब बैंक के पास समझो कि 100 रुपये है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैंक क्या करता है, लैंडिंग करता है, मतलब ये लोन देता है। अब लोन के हिसाब से उसने समझो कि 90 उसने लोन दे दिया, ठीक है। तो फिर 10 जो बच गए ना, इसके पास 10 जो बचा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रिजर्व रेशियो, जो कि ये लैंडिंग नहीं कर सकता। मतलब 100 के अंदर वो 90 तक ही लैंड दे सकता है, बट 10 रुपया वो जो बाकी जो रेस्ट 10 बच जाता है उसको लैंडिंग नहीं कर सकता। अगर ये लैंडिंग वाला प्रोसेस नहीं होता, ये रिजर्व वाला प्रोसेस नहीं होता, तो 100 में 100 ही बैंक लैंडिंग कर सकता था। तो इसके अगर 100 में 100 अगर लैंड कर देता, तो इसमें क्या प्रॉज एंड कॉन्स है वो पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कि 100 रुपये बैंक के पास था टोटली कैपिटल के हिसाब से, बैंक ने 100 ही लैंडिंग कर दिया। सोच लो, 100 ही लैंडिंग कर दिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बहुत बता रहा हूँ। 100 लैंडिंग कर दिया। अब जिसको बैंक ने लैंडिंग करा, ठीक है, वो एनपीए हो गया। समझ लो कि वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है। एनपीए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ओके, समझ लो कि 100 में 100 उन्होंने लैंडिंग किया था, और क्या हो गया कि एनपीए हो गया। अब एनपीए का मतलब क्या है कि बैंक के पास कोई रिटर्न तो आया नहीं कुछ, तो बैंक तो दिवालिया हो जाएगा ना। ओके, तो इसको ही अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, ओके, रिजर्व का, रिजर्व रेशियो का, जो कि एसएलआर एंड सीआरआर के थ्रू होता है। उसमें क्या किया जाता है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट, एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट को क्या किया जाता है, रिजर्व करके रख लिया जाता है। सोच लो कि यहीं पे 30% है, सोच लो 30% है। तो 30% को हमने क्या किया, इसको हम लैंडिंग नहीं कर सकते, इसको हम लैंडिंग करेंगे ही नहीं। तो फिर जो 70% बच रहा है हम उसको लैंडिंग कर रहे हैं। अब समझ आ गया कि तो इसका मतलब क्या हो गया, एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट जो कि हम लैंडिंग नहीं करते। ओके, तो रिजर्व का मतलब यही है कि एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट जो कि हम लैंडिंग नहीं करते। ओके, अब ये कौन ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि रिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो ये कौन रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट करता है आरबीआई। ओके, अब आरबीआई इसको कैसे रेगुलेट करता है? आरबीआई इसको पीरियोडिकली रेगुलेट करता है। आरबीआई इसको पीरियोडिकली चेंज करते रहता है। जो समझ लो कि जैसे हम बोले थे 30% ना, तो वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो ऐसे एसएलआर का अभी जैसे है 18.5% और जैसे सीआरआर का है 3%। ओके, तो ऐसे बैंक पीरियडिकली चेंज करते रहता है। पहले पहले कुछ दूसरा था, 19.5% पहले था, फिर एसएलआर पहले था 4%, अभी जाके इसको कम करके 18.5 और सीआरआर को भी कम करके 3% कर दिया। तो ऐसे होता है, तो हम देख लेंगे कि ऐसे क्यों होता है, कब ऐसा सिचुएशन होता है कि कम करता है बढ़ाता है, वो भी हम देखेंगे। तो हमने रिजर्व का मतलब क्या देखा, एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट जो कि हम लैंडिंग नहीं करते हैं। अब ये कौन रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको रेगुलेट किस लिए कर रहा है? इसीलिए कर रहा है कि बैंक रेगुलेशन के लिए कर रहा है। बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ये सब चेंजेस करते रहता है। ओके, क्लियर कि फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो इसे किस लिए, ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से, जिसके लिए हम करते हैं? तो पहला तो हो गया कि गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करने के लिए। अब गवर्नमेंट को लोन कैसे प्रोवाइड किया जाता है? वो प्रोवाइड किया जाता है एसएलआर के थ्रू। वो हम देख लेंगे यहीं पे, बाद में हम जाके वो देखने वाले हैं। तो पहला हो गया कि एसएलआर। सेकंड हो गया कि सेफ्टी ऑफ द बैंक ऑपरेशन। ऑब्वियसली अगर एक 60% दे रहे हैं तो 40% हमारे पास है। कुछ अगर उल्टा सीधा 60% के साथ हुआ तो फिर भी तो 40% हमारे पास है ना, उससे हम काम चला सकते हैं। तो क्या हो गया कि लोन दे रहे हैं, फिर एसएलआर के थ्रू, फिर हो गया कि बैंकिंग अच्छा सेफ्टी ऑपरेशन के लिए है, फिर लिक्विडिटी रेगुलेशन के लिए है। लिक्विडिटी रेगुलेशन का मतलब ज़्यादा कम, बैंक कभी ज़्यादा लोन देता है, कभी कम लोन देता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसएलआर एंड सीआरआर के ऊपर। अगर एसएलआर सीआरआर को अगर बढ़ा दिया या फिर घटा दिया गया, तो उस हिसाब से बैंक कभी लोन को मतलब बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं लैंडिंग करना। तो ऐसे कुछ है। ओके, रेगुलेशंस। फिर इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर एसएलआर बढ़ जाता है, समझ लो एसएलआर अगर बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि बैंक के पास क्या है, कम है, लेंडिंग करने के लिए अमाउंट कम है। अब जो जितना लेने के लिए अमाउंट है, तो उसको क्या करेगा बैंक, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा। जो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना चाहेगा उसको देगा बैंक। ओके, फिर आता है क्या, चेकिंग ऑफ इन्फ्लेशन।
मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या किया जाता है कि सीएलआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। अगर सीएलआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, मतलब रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है उसको कंज्यूम कर लेगा बैंक। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम क्या किया, इसको समराइज कर दिए, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज एसएलआर एंड सीएलआर। ओके, तो अब एसएलआर में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व रेशियो को पहले क्या करें, दो भागों में भाग करना है, एक हो रहा है एसएलआर एंड एक हो रहा है सीआरआर, राइट। अब थोड़ा सा एसएलआर देख लेते हैं। अब एसएलआर को क्या किया जाता है, देखो पहली तो बात हम बोल रहे हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होगा जिसको हम क्या करेंगे, एसएलआर के फॉर्म पे या फिर सीएलआर के फॉर्म पे हम रखेंगे, लैंडिंग मतलब रिजर्व करके रख देंगे, इसको हम लैंड नहीं करेंगे। इसमें दो पार्ट आता है, जैसे एसएलआर, एसएलआर में क्या होता है कि बैंक खुद के पास ही एक अमाउंट रख देता है, ठीक है। और सीएलआर सीआरआर के बारे में क्या होता है, सीएलआर के टाइम पे होता है क्या, बैंक आरबीआई को खुद कुछ अमाउंट, जो 3% अमाउंट पे है, वो 3% अमाउंट आरबीआई के पास रख देता है। तो डिफरेंस यही है। एसएलआर में क्या होगा, बैंक खुद के पास ही जो 18.5% का भी सीएलआर चल रहा है वो खुद के पास रख देगा। ओके, अपने पास रखेगा, कीप देमसेल्फ। ओके, कीप देमसेल्व्स, अपने पास रखेगा। अब ये रखेगा कैसे, क्या इसको मनी के फॉर्म में रखा जाएगा, क्या इसको सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाएगा, किस फॉर्म में रखा जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आरबीआई अप्रूव कोई भी सिक्योरिटी हो, आरबीआई अप्रूव कोई भी सिक्योरिटी हो, या फिर गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी हो, या फिर गोल्ड हो, या फिर क्या हो, कैश हो। अब इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ओके, एसएलआर को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। टाइम मतलब हो जाता है फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम बोलते हैं, एंड डिमांड लायबिलिटीज मतलब सेविंग एंड द करंट अकाउंट। ओके, अब इसमें देखते हैं तो टोटली ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी एसेट है, राइट। अब लिक्विडिटी एसेट क्या होता है वो भी, अच्छा ठीक है, दूसरे कुछ है। ओके, तो लिक्विडिटी एसेट के हिसाब से रखते हैं हम। ओके, अब लिक्विडिटी एसेट में हम क्या क्या रखते हैं ये देख लो, किस किस फॉर्म में हम लिक्विडिटी एसेट रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में एसएलआर रख सकते हो, या फिर कोई आरबीआई का कोई अप्रूव सिक्योरिटी है उसको भी आप रख सकते हो एसएलआर के फॉर्म में। तो अब आरबीआई के जो अप्रूव सिक्योरिटीज हैं वो क्या क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स हो गए, या फिर करंट अकाउंट बैलेंस हो गया, या फिर गोल्ड हो गया। अब इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, एसएलआर को आप इस फॉर्म में रख सकते हो। लिक्विडिटी मतलब आपका किसी भी फॉर्म ऑफ कैश, मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ एसेट में रख रहे हो आप, ठीक है, इसको कह रहे हैं। ओके, तो अब इसका रीजन क्या है, हम क्यों रख रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, राइट। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि बैंक का जो एक्सपांशन जो क्रेडिट है ना, कंट्रोल ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द क्रेडिट, मतलब देखो वही चीज हो रहा है कि एक्सपांशन ऑफ द क्रेडिट बाय क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, अब समझो एसएलआर मतलब समझो कि लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर था 19.5, राइट। लास्ट ईयर 19.5 चल रहा था। तो 19.5 जब चल रहा था तो क्या कर रहे थे बैंक, बैंक थोड़ा सा कम क्या करेंगे, कम देंगे, आपका लैंडिंग कम करेंगे। अब इस साल आके हो गया 18.5, मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो बैंक क्या करेगा अभी, लैंडिंग ज़्यादा करेगा। ओके, तो इस हिसाब से क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द बैंक क्रेडिट क्या होता है, कम या ज़्यादा होता है। मतलब ये हो गया कि बैंक के पास ज़्यादा, देखो अब 19.5% जब था उस टाइम पे क्या था, बैंक के पास कम पैसा था ना, वही बोल रहा है एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट। अब 18.5% कर दिया, मतलब 1% घटा दिया, तो इसका मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया देने के लिए, क्योंकि एसएलआर में जो भी पैसा रहेगा वो तो आप लैंड नहीं कर सकते। तो एसएलआर जितना कम होगा तो बैंक के पास उतना ज़्यादा पैसा रहेगा लैंडिंग करने के लिए। ओके, तो पहला चीज़ ये हो गया। फिर एंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, कमर्शियल बैंक, इसका मतलब यही है कि समझो देखो 18.5% है आपके पास, ओके, बाकी तो आप तो लैंड कर दिया, किसी कारण की वजह से बाकी परसेंटेज में एनपीए हो गया, तो फिर भी आपके पास तो 18.5% है ना बचने के लिए। अब एकदम तो डूब नहीं रहे हो, अब एकदम मतलब दिवालिया तो नहीं हो रहे हो, मतलब आप अगर चाहो तो धीरे धीरे फिर, हाँ बैंक का हालत तो खराब हो जाता है एनपीए से, बट फिर भी आप रिकवर कर सकते हो, चांसेस होता है। अगर आप 18.5% तो समझो कि आपने लैंडिंग कर दिया होता, तो फिर तो आप तो आपके पास तो जीरो बैलेंस हो गया, आप तो दिवालिया बन गए। ओके, तो ऐसे क्या होता है कि इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, ये भी आपका इंश्योर करता है ये। ओके, फिर आता है कि इन्वेस्टमेंट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें क्या है ये समझो, देखो गवर्नमेंट को भी तो काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट। तो अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, या फिर गवर्नमेंट खुद से क्या कर ले, पैसा छाप ले। तो छापना मतलब ऐसा तो नहीं होता कि डेली डेली छापा जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके बाद ही छापा जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर दूसरा कैसा, दूसरा या फिर मार्केट से मनी उठा लो, मार्केट से मनी ले लो। अब मार्केट से मनी जब लेने जाएंगे तो कहाँ से लेंगे, तो लेना तो है बैंक से ही ना। अब बैंक क्या करेंगे, देखो अगर गवर्नमेंट ही अगर सब मनी मार्केट से उठा ले, फिर तो मतलब गया काम से, फिर तो मतलब बिजनेसमैन को कोई मनी भी नहीं मिलेगा कुछ लेंडिंग करने के लिए, या फिर मतलब लेने के लिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, एसएलआर जो पोर्शन रहता है जिसमें आप बोला जाता है कि आप इसको लैंडिंग नहीं कर सकते, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो भी बॉन्ड निकलता है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट अपना बॉन्ड रिलीज करता है। अब रिलीज करके बोलता है, मतलब बैंक से हमको बोलता है आप इसको खरीद लीजिए पैसा देके। तो इससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, और बैंक के पास क्या आ गया, बैंक के पास आपका आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए बैंक के पास। अब इससे क्या होगा,
गवर्नमेंट के पास जब मनी आया तो गवर्नमेंट ने उसको इन्वेस्ट कर दिया, और जो भी उनको करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले या फिर जो भी कुछ करना था, उससे वो कर लिए। अब बैंक के पास आ गया बॉन्ड, राइट। अब इस बॉन्ड से क्या होगा, इस बॉन्ड से बैंक भी कुछ परसेंटेज ऑफ मनी कमाएगा। तो बैंक ने क्या किया, इससे क्या हो गया, बैंक को भी इनकम हो गया, राइट। और एक चीज यही है कि बैंक जिसको भी दे लोन, ठीक है, उससे क्या होता है कि अनसर्टिनिटी रहता है एनपीए का। बट बैंक जब गवर्नमेंट को देता है ना, उसमें कोई अनसर्टिनिटी नहीं होता है उसमें। हाँ, उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिक्योर्ड होता है। ओके, तो क्या हो गया कि तो इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ द बैंक क्रेडिट कर दिया हम। फिर इंश्योर ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक भी हो गया। फिर हो गया मेक द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, मतलब आपने गवर्नमेंट को भी लोन दे दिया, गवर्नमेंट का भी काम हो गया, आपने भी कुछ पैसा यहीं से कमा लिया। तो पहले क्या था, पहले था कि 25 to 40% का एक 40% का एक एसएलआर शेयर चलता था पहले, बट उस लिमिट को खत्म कर दिया गया। अभी जो रिसेंट है वो है 18 पॉइंट कितना, 18.5। ओके, अब 18.5 यहीं से आ गया। अब तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि व्हाट इज एसएलआर एंड सीआरआर, राइट। अब कम टू द पॉइंट ऑफ क्या, अब हम थोड़ा सा सीआरआर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सीआरआर है क्या, 1 मिनट। ओके, अब सीआरआर है क्या, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, राइट। ओके, तो एसीएलआर में हमने क्या देखा कि एसीएलआर में क्या करता है, बैंक खुद के पास ही वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट जो उनके पास होता है उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक खुद के पास रख देता है, और उसको क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में रखता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे रखता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, या फिर आरबीआई का जो बॉन्ड है उसको खरीद लिया, या फिर कैश के फॉर्म में रख दिया, या फिर गोल्ड के फॉर्म में रख दिया। ओके, तो ऐसे करके एसएलआर से क्या करता है, गवर्नमेंट बैंक थोड़ा बहुत पैसा कमा तो लेता है, प्लस एक सिक्योरिटी अमाउंट भी बैंक के पास रह जाता है। अब आते हैं सीआरआर की बात। अब दोनों फॉर्म में था, रिजर्व रेशियो एक सीआरआर तो हो गया। अब सीआरआर, सीआरआर में क्या था कि सीआरआर में बैंक क्या करेगा, अपना सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी जो कि 3% है, अभी अभी प्रेजेंट में 3% चल रहा है, इसको क्या करेगा, आरबीआई में डिपॉजिट करके रख देगा। आरबीआई के पास रखेगा, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास डिपॉजिट करके रख देगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि एसएलआर में क्या था, एसएलआर में कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी आ रहा था ना, इनकम तो हो रहा था, कम हो रहा था बट कुछ तो आ रहा था इंटरेस्ट। बट सीआरआर में क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। ये सिंपली आप बोल सकते हो कि एक एक सिक्योरिटी ऑफ मनी, मैं मतलब एक अनसर्टेन कंडीशन, मतलब अनसर्टेन अगर फ्यूचर कुछ हो जाए तो उसके बेसिस पे मैं आपके पास रख रहा हूँ, जब मुझे जरूरत पड़े तो आप मुझे उस टाइम पे दे दीजिएगा, बट मैं इसको लैंड नहीं कर सकता। ओके, फिर हो गया, तो फिर पहले कितना था, पहले 3 to 20% था, राइट। तो उसको अब कट करके कितना कर दिया गया, वो लिमिट जो मैक्सिमम क्रॉस था उसको, लिमिट था उसको हम रिमूव कर दिए। अभी है 3%, लास्ट ईयर ये 4% चल रहा था। ओके, अब जब क्या करें हम, जब इसको लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया तो क्या हो गया, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ गया ना। पहले समझो 3 to 20% कितना बड़ा अमाउंट चला जाता था आरबीआई के पास, वो भी पड़ा रहता था, कोई भी उससे इंटरेस्ट नहीं आता था। अभी उसको कम करते करते 3% में लाया गया है, और हर साल मतलब पीरियडिकली वो चेंज होते रहता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर होता है कि मैनेज ऑफ लिक्विडिटी। सेम बात, सेम चीज अब फिर से आ गया कि अगर इसको 3% को मैंने बढ़ा दिया, समझो कि 5% कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक के पास पैसा कम है लेंड करने के लिए। अगर उसको 5% से कम करके 3 कर दिया तो उसका मतलब क्या है, बैंक के पास पैसा ज्यादा है लेंड करने के लिए। ठीक है, तो मैनेज द लिक्विडिटी। ओके, फिर इन्फ्लेशन को हमको चेक करना है। तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, देखो इन्फ्लेशन चेक करने के लिए ठीक है सीआरआर हम यूज तो करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम मतलब छोटा बड़ा मोटा कुछ हुआ तो इन्फ्लेशन के लिए हम सीआरआर यूज करेंगे। ये एक मतलब बहुत अगर जरूरी नहीं हो तो सीआरआर को हम इन्फ्लेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, बट हाँ ये इन्फ्लेशन के लिए एक एक काम तो जरूर करता है। जैसे क्या, जैसे समझो कि 3% हम मेरा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 3% अगर नहीं पड़ा होता तो क्या होता, बैंक 3% ज्यादा लोन दे सकता था। तो बैंक जब 3% ज्यादा लोन देता तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में 3% ज्यादा क्या पैसा आ जाता, तो इससे इन्फ्लेशन का चांसेस भी होता है। तो 3%, देखो 3% बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप सोचो कि इतने सारे बैंक है, इतने सारे बैंक है, इतने सारे पैसा आप आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, बट उसका कुछ ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। अगर वही चीज किसी तरीके से अगर मार्केट में आ जाए तो मतलब आपका तो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, इन्फ्लेशन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। ओके, तो इन्फ्लेशन का चांसेस भी कम कर देता है। अब देखो वही बात हो गया, फिर से वही बात बोला जा रहा है कि अगर सीआरआर को इंक्रीज करते हैं हम तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में मनी कम है देने के लिए। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, समझ लो इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि हम सीआरआर को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, मार्केट से पैसा उठा लिया। हमने मार्केट से पैसा उठ लिया मतलब हमने क्या किया, सिंपल सी बोल सकते हो कि बैंक से हमने पैसा ज्यादा आरबीआई के पास चला गया, तो बैंक ज्यादा लेंडिंग नहीं कर सकता। अब जब लेंडिंग नहीं ज्यादा कर सकता तो इन्फ्लेशन तो धीरे धीरे कम होते जाएगा फिर। ओके,
अब जब रिसेशन आता है तो वाइस वर्सा होता है, मतलब रिसेशन में क्या किया जाता है कि सीआरआर को एकदम कम कर दिया जाता है, एकदम कम कर दिया जाता है, जितना कम हो सकता है उतना करो, क्योंकि बैंक को ज़्यादा लेंडिंग करना है और बैंक एसएलआर से ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं सकता है उतना ज़्यादा, बट सीआरआर को मतलब कर सकते हैं, क्योंकि सीआरआर में तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आरबीआई उनको दे देता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि बैंक ज़्यादा लेंडिंग कर सकता है रिसेशन के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सीआरआर कम कर दिया जाता है। ओके, बट ये चीज़ ओनली यूज़ किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी, नहीं तो इन्फ्लेशन के लिए आपको अगर पता हो, जैसे कि एक रेपो रेट। ओके, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट ये दोनों यूज़ किया जाता है किस लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अगर अगर इन दोनों से भी नहीं होता है तब जाके सीआरआर को चेंज किया जाता है। ओके फाइन। सो नाउ और एक चीज़ है कि इंक्रीमेंटेड सीआरआर। इंक्रीमेंटेड सीआरआर ये कब है, इसमें क्या होता है कि ना कि सीआरआर को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि 2016 में हुआ था, जब जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा था इंडिया में, राइट। अब डिमोनेटाइजेशन में के टाइम में हुआ क्या, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जब सितंबर टू नवंबर जब डिमोनेटाइजेशन चल रहा था, उस प्रोसेस में क्या हुआ कि सीआरआर को बढ़ा के, क्योंकि 100% कर दिया गया, मतलब बैंक के पास जितना पैसा है सब सब जाके आरबीआई में जमा करो। क्यों क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे 500 और 1000 के जितने भी नोट आ रहे थे ना, सब जाके बैंक में जमा कर रहे थे। अब इतना सारा पैसा अगर बैंक में अचानक से आ जाता है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, बैंक तो ज़्यादा लैंडिंग करना स्टार्ट कर देगा कि भाई मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, चलो अब लैंडिंग करो। तो ऐसा ना हो और मार्केट क्रैश ना कर जाए, इसलिए क्या किया आरबीआई ने, बोला कि मैं सीआरआर बढ़ा रहा हूँ आपका। सीआरआर बढ़ा के इन्होंने 100% कर दिया और बोल दिया कि जितना भी पैसा आ रहा है आपके पास डिपॉजिट हो रहा है सब जाके आरबीआई में जमा करो। आप ऐसे लेंडिंग नहीं कर सकते किसी को, आप सब जाके जमा करो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटेड शेयर, ये कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है। ओके, थोड़ी देर के लिए, मतलब मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा सीआरआर और एसएलआर, एसएलआर एंड सीआरआर में थोड़ा सा वर्सेस डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, राइट, एसएलआर जो है एक लॉन्ग टर्म, आप बोल सकते हो टूल है, एक लॉन्ग टर्म टूल है, और वेर सीआरआर में क्या है, एक शॉर्ट टर्म टूल है, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म टूल है। ओके, फिर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि एसीएलआर में क्या है, एसीएलआर में आप थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, ठीक है। सीआरआर में क्या है, आपको कुछ भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एसीएलआर में क्या है कि आप जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर आपको कैश में, या फिर आपको गोल्ड में आप सीआरआर रख सकते हो। बट सीआरआर में क्या है, आप सिर्फ कैश में सीआरआर रख सकते हो। ओके, आप सिर्फ कैश में सीआरआर रख सकते हो। सो दिस इज द ऑल डिफरेंस। ओके, सो थैंक यू।